नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की नई सरकार की। महाराष्ट्र में नई सरकार तो बन गई है, जैसा कहा जा रहा था सुबह से। जो दोपहर से खास तौर से जो बातें चल रही थी, हालांकि कल से तो ये चल रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बाद में मास्टर कार्ड खेला गया, मास्टर स्ट्रोक कहा गया और उस मास्टर के स्ट्रोक में ये कहा गया कि अब एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी बाहर से समर्थन देगी। उसके पीछे का लॉजिक तो उस समय समझ में आ रहा था और लॉजिक ये था कि अभी 2024 का जब चुनाव होगा तो सिंबल कैसे क्लेम होगा। दूसरी बात ये भी है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 विधायक हैं, उसके अलावा जो 14 विधायक हैं, उन 14 विधायकों को कैसे घसीटा जाए, क्योंकि पावर के पास, सत्ता के पास सब आते हैं, चुनाव दोबारा सबको लड़ना है। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे बैठेंगे, चूंकि वो हिंदुत्व के नेता हैं, चूंकि वो बाला साहब के ट्रू फॉलोवर हैं, चूंकि उनमें वही कैलिबर है जो योगी आदित्यनाथ जी में है, उनमें वही कैलिबर है जो कि हेमंत विश्व शर्मा जी में है, उनमें वही कैलिबर लोग देख रहे हैं जो कैलिबर शिवराज सिंह जी में है, जो मोदी जी का रहा है। ऐसा जब लोग देखने लगे कि ये उनके अंदर कैलिबर है और उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, वो ये सिद्ध करने का पूरा प्रयास करेंगे कि वो ही एक्चुअली हिंदुत्व के फॉलोवर हैं और वो लाख गुना उद्धव ठाकरे से बेटर है। इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ जनता ना जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। उद्धव ठाकरे भी जाते समय कुछ शहरों के नाम बदल गए और नाम बदलकर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी कि वो भले ही एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में हों, लेकिन उनका हिंदुत्व जिंदा है। हालांकि 2.5 साल उनका हिंदुत्व कहाँ चला गया था, पाल घर में जब हत्याएं हुई तब उनका हिंदुत्व कहाँ चला गया था, और ऐसी बहुत सारी अनेकों अनेक घटनाएं महाराष्ट्र के अंदर हुई, तब उनका हिंदुत्व कहाँ चला गया था। जिस समय महाराष्ट्र के अंदर सीएए के प्रोटेस्ट हुए, उस समय उनका हिंदुत्व कहाँ चला गया था। और जिस समय महाराष्ट्र के कुछ शहरों में आगजनी की गई थी चरमपंथियों के द्वारा, उस समय उनका हिंदुत्व कहाँ था, ये विचारणीय प्रश्न है। कितने लोगों पर उन्होंने यूएपीए के तहत कार्रवाई की थी और कितने लोगों को उन्होंने जेल भेजा था, जब सीएए का विरोध चल रहा था या फिर विरोध चल रहा था भारत में नूपुर शर्मा के मामले में, या बहुत सारी चीज़ों पर। उस समय उनका हिंदुत्व कहाँ था। जैसे योगी आदित्यनाथ जी लगातार एक्शन ले रहे थे इस प्रकार के दंगाइयों पर, जैसे हेमंत विश्व शर्मा के स्टेट जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इस्लामिक चरमपंथ हो, वो स्टेटों में दंगे न होने दिए हों, तो फिर क्या वहाँ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर उनकी आवश्यकता थी, जहाँ पर बाला साहब याद किए जा रहे थे, जहाँ बाला साहब की मैथोलॉजी टेक्नोलॉजी याद की जा रही थी और ये याद किया जा रहा था कि उनका अयोग्य बेटा योग्यता को सिद्ध करेगा, क्योंकि अवसर बार बार मिले हैं, उस समय वो अवसर सिद्ध नहीं कर पाए। परिणाम तो हम सब देख ही रहे हैं कि उनके ही अपने दरबारी सब धीरे धीरे करके उनका विरोध करने लगे और दरबारियों को जैसे ही कुछ आशा मिली तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वो सब इकट्ठे हो गए। ये कोई इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा तो हम पहले भी देख चुके हैं कि मौर्य वंश में जिस समय बृहद्रथ शासन कर रहा था और वो अयोग्य शासक घोषित हुआ, तो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसको हटाकर और सत्ता अपने कब्जे में कर ली। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वंश को छोड़कर योग्य शासकों ने योग्य व्यक्ति को अपने वंश के अलावा बैठाया। महाभारत उसका सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन है। महाराज भरत ने अपने 4 बेटों में से किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था और उत्तराधिकारी अपने सारथी के बेटे शांतनु को बनाया था। हालांकि शांतनु के परिवार में भी जब वंशवाद को लेकर सत्ता हासिल करने का सिलसिला चला और वंश के आधार पर युद्ध हुआ तो वो महाभारत कहलाया। और उस महाभारत में योग्य बेटे सत्ता में आए, अयोग्य चाहे वो क्रूर हों, चाहे उनके साथ सर्वशक्ति हो, चाहे उनके पास कृपाचार्य या द्रोणाचार्य जैसे योद्धा हों, या फिर उनके साथ पितामह जैसे लोग हों, उसके बावजूद महाभारत तो वही जीतेगा जो योग्य होगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए ये तो कभी हुआ ही नहीं कि अयोग्य बेटा
लगातार बैठे, अयोग्य बेटा बैठ सकता है लेकिन कुछ दिनों के लिए सत्ता हासिल कर सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा, जो पिता की विचारधारा रही, पूर्व शासक की विचारधारा रही, जो मेथोलॉजी है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले ही विजेता बनते हैं, उस आइडियोलॉजी से भटकने वाले नहीं बनते। कुछ समय के लिए उत्तराधिकार में सत्ता पा सकते हैं, लेकिन वो सत्ता चली ही जाती है और पूरे के पूरे वंश कहीं काल के कपाल में विलित हो जाते हैं। ऐसे इलस्ट्रेशन भारत में एक आध नहीं है, पूरे के पूरे वंश समाप्त हो गए। गुप्तों ने, जिस समय को भारत का स्वर्णिम पीरियड कहा जाता था, गुप्त वंश कहाँ है पता नहीं। मौर्य वंश जिसने पूरे देश पर शासन किया, अशोक जिसने पूरे विश्व पर शासन किया हो, वो अशोक के वंशज कहाँ हैं आज पता नहीं है। ऐसे ही मैं बहुत सारे इलस्ट्रेशन भारत में बता सकता हूँ जिन्होंने पूरे देश पर शासन किया हो और उनके वंशजों का अता पता नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक पीढ़ी अयोग्यता के आधार पर ये क्लेम करती है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ इसलिए सत्ता में रहना चाहिए, तो फिर उनके दरबारी या तो उनको हटा देते हैं या फिर शत्रु उनको हटा देता है। परिणाम हमेशा से ये होता आया है कि अयोग्य बहुत समय तक नहीं चल पाया। अब बात यहाँ पर करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने दोपहर में ये कहा कि हम सत्ता में बाहर से सहयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही थी, क्योंकि शिवसेना पर अगर पूरा क्लेम करना है तो फिर शिवसेना के जो जो नेतृत्व है उसको पूरे अधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे को पूरा अधिकार देना और सिंबल एटलीस्ट वो क्लेम कर सकें, ऐसी उनको शक्ति देना। और दूसरा, जो शिवसेना पुरानी यानी कि जो माइनॉरिटी की शिवसेना, उद्धव ठाकरे जिसका नेतृत्व अपने आप को कहते हैं, उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक जो जो अयोग्य शासक के साथ हों, वो हमला न करें। फ्रस्ट्रेशन में कहीं जो नई सर जो 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 विरोध कर गए हैं उनका विरोध न कर दें और उनकी जान माल को खतरा ना हो, इसके लिए शक्ति देना भी अति आवश्यक है। क्योंकि मुख्यमंत्री हो गए तो अद्वितीय शक्तियों का प्रभाव उन पर आ गया और अब उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। अब ऐसी परिस्थिति तो ठीक थी, लेकिन उस समय भी मुझे अचंभा लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से शिवसेना को पूर्ण रूप से बिठाना चाहती है, बात समझ में आती है कि क्यों करना चाहती है, लेकिन वो सत्ता में खुद क्यों नहीं आना चाहते। मेरा विचार उस समय भी ये था कि इस तरह से अगर यहाँ शिंदे को फुल पावर दे दी गई, और शिंदे हो सकता है क्योंकि सत्ता का जो जो नशा होता है वो दिमाग पर चढ़ता है, निश्चित रूप से चढ़ता है। तो सत्ता का नशा अगर उनके दिमाग पर चढ़ गया किसी भी तरह से, तो फिर भाजपा के लिए भी वो खतरा पैदा हो जाएगा और रीजनल पार्टी शिवसेना एक बड़ी पार्टी बनकर तैयार हो जाएगी। नेशनल जो एजेंडे हैं उन एजेंडों में समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसा क्यों नहीं किया कि मिली जुली सरकार बनाते, भले ही देवेंद्र फडणवीस को सत्ता में ना लेकर आते। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तो मुख्यमंत्री शिंदे को बना दिया, वो बात समझ में आती है। बाकी मंत्रिपरिषद उनके साथ जोड़ देते और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द घूमती, वो किंग मेकर की भूमिका में रहते। ये बात तो समझ में आती थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को ये बात मुझे उस समय समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक दमदार नेता सत्ता में होना ही चाहिए। अगर शिंदे को भी सही से मार्गदर्शन चाहिए तो, क्योंकि शिंदे, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि शिंदे सत्ता में आ गए, योग्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन योग्य को भी मार्गदर्शक की तो आवश्यकता होती ही है जो परमानेंट उनके साथ खड़ा हो। परमानेंट खड़े होने के लिए देवेंद्र फडणवीस जैसा योग्य व्यक्ति या देवेंद्र फडणवीस जैसा अनुभवी व्यक्ति होना आवश्यक था, या कोई और अनुभवी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता उसका होना उनके साथ आवश्यक था। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो फिर केंद्र ने स्वयं हस्तक्षेप करके कि कहीं ऐसा ना हो असंतुलन सत्ता में बैठ जाए और वो असंतुलन भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरा पैदा हो, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को, जो कि मुख्यमंत्री रहे, उनको विशेष आग्रह किया। जेपी नड्डा का स्टेटमेंट हम सबने सुना होगा। उन्होंने आग्रह किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप सत्ता में भागीदारी करें। सत्ता में उनकी भागीदारी हुई और सत्ता में उनकी भागीदारी के साथ उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। अब मीडिया चैनल्स ने चलाना शुरू किया कि भाई दोनों साथ साथ बैठे हैं, देखिए शिंदे भी बैठे हैं और इधर देवेंद्र फडणवीस भी बैठे हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बोले। मैं मानकर चलता हूँ कि ये व्यक्ति है,
हम हैं तो आखिर ह्यूमन बीइंग ही। इसलिए कल तक जो मुख्यमंत्री हो वो आज उप मुख्यमंत्री रहेगा, जो कल तक मंत्री हो वो मुख्यमंत्री बन जाए और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाए, तो थोड़ी असहजता तो होनी स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वंशवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो संघ से प्रेरित पार्टी है और संघ का अपना ये मानना है कि कबीरा खड़ा बाजार में लय लुकाटी हाथ, तो जो घर फूके आपनों सो चले हमारे साथ। यानी कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश के विषय में अच्छा सोचने वाले व्यक्तियों को कुछ चाहिए नहीं। पद दायित्व का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो दायित्व के साथ भी काम करते हैं और बिना दायित्व के भी काम करते हैं। इसलिए दायित्व शब्द इस्तेमाल होता है, ना कि पद, ना कि प्रभाव। तो जहां जिस जिस पार्टी का बैकग्राउंड पीछे से संघ से आता हो और दायित्व दिया जाता हो, यानी कि काम करने को दिया जाता है और जिस काम में लगा दिया जाए उस दायित्व का निर्वहन करता हो, ऐसी सिचुएशन में उसको दायित्व बड़ा मिले, उसका प्रमोशन हो, वो बड़ा काम करे, वो जिले से विभाग में, विभाग से प्रांत में, प्रांत से क्षेत्र में, क्षेत्र से अखिल भारतीय और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बनने का प्रयास हो, ऐसी परंपराएं संघ परिवार की नहीं है। और चूंकि ऐसी परंपराएं नहीं हैं और जैसा कह दिया जाता है वैसा करना ही परंपरा है, यानी कि जो दायित्व आपको दे दिया जाए उस दायित्व को सही से निर्वहन करें, यही व्यवस्था है कि उसमें परफेक्शन होना चाहिए। ये मतलब ही नहीं होता है कि हम किस दायित्व पर हैं, हमें जो काम दिया गया या जो व्यक्ति को काम दिया गया वो काम करता है। इसको ध्यान में आता है तो मुझे एक चीज़ बहुत पुरानी आचार्य कृपलानी की याद आती है। आचार्य कृपलानी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो गांधी जी के पास गए। उन्होंने कहा मैं आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा तुम योग्य नहीं हो। उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, शास्त्री हूँ, शरतात की डिग्री लिए हुए हूँ, उच्च जाति से आता हूँ। गांधी जी ने कहा जब आप कहते हैं मैं उच्च जाति से आता हूँ तो यहीं पर अयोग्य साबित हो जाते हैं, क्योंकि आंदोलन जिस समय चल रहा है उस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म होता है, न कि उसकी जाति व्यवस्था और न ही उसका पारिवारिक प्रभाव। फिर भी वो अड़े रहे तो उनको कुछ काम बताए गए, उनको काम कुछ सफाई कर्मचारियों के दे दिए गए। आचार्य कृपलानी ने उन सफाई कर्मचारियों का काम किया और गांधी जी को आकर बताया कि मैंने कार्य पूरा कर लिया है। तो गांधी जी ने उनके काम का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद कहा कि नहीं, ये सफाई अच्छे से नहीं हुई। तो उन्होंने कहा भाई सफाई तो सफाई की तरह होगी। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम आंदोलन के योग्य नहीं हो। आप स्वतंत्रता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र भी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर क्यों? हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो मेरा नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा और मैं जो कहूँगा या नेतृत्व जो कहेगा, जो दायित्व दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा, उसको परफेक्शन के साथ, शिद्दत के साथ और पूरी शक्ति के साथ करना होगा। उसमें कार्य छोटा या बड़ा नहीं सोचना, उसमें कार्य मेरी योग्यता नहीं सोचना और जो कार्य है उस कार्य की महत्ता नहीं सोचना। ये मानकर चलना है कि हर एक काम मेरा अपना काम है और ये काम मुझे दिया गया, ये स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है। इस बार आचार्य कृपलानी जब गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से सफाई की और गांधी जी से कहा कि आप देख सकते हैं। गांधी जी जब उस स्थान को देखने गए तो वो चमचमा रहा था। गांधी जी ने कहा अब तुम योग्य हो, तुम आंदोलन में भाग ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा ईगो नहीं रहा, अब तुम्हारा बड़प्पन नहीं रहा, अब तुम्हारी जाति नहीं रही और अब तुम आचार्य नहीं रहे। हालांकि मेरे लिए आचार्य हो, डिग्री आपके पास है, आचार्य हो, लेकिन स्वतंत्रता के आंदोलन में आप आचार्य बने रहेंगे तो आंदोलन पूरा नहीं हो सकता या आप अपनी भूमिका को अच्छे से नहीं निभा सकते। इस सिद्धांत पर चलने वाली जो लोग भी हैं, देश एक इस समय आंदोलन से गुजर रहा है, देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश में इस समय 11वीं और 12वीं शताब्दी की सिचुएशन बन चुकी है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो अगर अपने पद दायित्व भारों को भूल जाते और सब हिंदू हो जाते, सब हिंदू राष्ट्र के सेवक हो जाते, प्रत्येक व्यक्ति जच्चा बच्चा जो भी था वो सब उसमें योगदान देते, राजा और प्रजा का भेद खत्म हो जाता, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण का भेद खत्म हो जाता, तो शायद 800 वर्षों तक देश गुलाम नहीं होता। लेकिन आज वो सिचुएशन देश में फिर बन चुकी है। इसलिए हम सबका दायित्व ये बनता है कि हम भेदभाव भूल जाएं। शिंदे एक
ऐसा लोगों ने कहा कि शिंदे दलित नेतृत्व है, दलित नेतृत्व अगर अच्छा है और देश को बचा सकता है तो क्यों नहीं उसको स्वीकार किया जा सकता है। दलित प्रजाति से तो अशोक भी आता था, लेकिन अशोक का जो नेतृत्व है वो सबने स्वीकार किया था, पूरे देश ने स्वीकार किया था, तो क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता है। तो क्यों नहीं शिंदे का नेतृत्व स्वीकार किया जा सकता है और देवेंद्र फडणवीस उस स्थान पर आ सकते हैं जिस स्थान पर आकर वो अपना दायित्व पूर्ण कर सकते हैं जो उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो खाली बैठने से तो जिम्मेदारी उनको दी जाए ऐसा आवश्यक है और शिंदे को भी मदद मिलेगी। और जो एजेंडा महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी मिलकर चुनाव लड़कर आई थी और जिस एजेंडे को पूर्ण करना चाहती थी वो एजेंडा अच्छे से पूर्ण होगा। शिंदे ज़्यादा एग्रेसिव हैं, शिंदे ज़्यादा सेंसिटिव हैं और शिंदे बहुत कट्टर व्यक्ति हैं। जैसे मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी की राह पर चलने वाले हैं, उनके अंदर योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत विश्व शर्मा जी जैसा कैलिबर देखने में आया है। इसलिए क्यों ना उनका नेतृत्व स्वीकार किया जाए। और देवेंद्र फडणवीस मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा समय तक असहज रहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी है और मैं जहाँ तक बीजेपी को जान पाया हूँ, जितना काम बताया जाए उतना ही लोग करते हैं और उतना ही उनको करना चाहिए। और इस पर वंश, जाति, परंपरा, कुल और नीति ये कुछ नहीं चलता, सिर्फ दायित्व चलता है। अपने काम का निर्वहन करें। निर्णय सामूहिक होता है और निर्णय सामूहिक जब हो जाए तो उसका अनुपालन सभी को करना होता है। भले ही निर्णय के समय पर उस व्यक्ति ने उसका विरोध किया हो या उसके मन का निर्णय ना हुआ हो, तो भी उस पालन करना उसका कर्तव्य बनता है, नहीं तो उस पूरी सिचुएशन से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाता है। हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि ये नेतृत्व तो ठीक नहीं है, वो अलग पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, वो इतनी संख्या इकट्ठी कर सकते हैं। जैसे जिनको लगता है कि संघ नेतृत्व तो नहीं कर पा रहा है, संघ को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उन लोगों को किसने रोका है कि वो एक नया संघ खड़ा कर दें? उन लोगों को किसने रोका है कि वो एक नया सामाजिक आंदोलन शुरू कर दें? लेकिन संघ पर आरोप लगाना या भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना या किसी भी दल पर आरोप लगाने से अच्छा है कि आप उससे सशक्त माध्यम बन जाइए और अपनी बात को सिद्ध करिए कि मैं जो कह रहा हूं उसके लिए मैं हिंदुओं को इकट्ठा कर सकता हूं, समाज को इकट्ठा करके उसको नेतृत्व दे सकता हूं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मैं संतुष्ट कर सकता हूं, इसलिए मुझे नेतृत्व करना है। आप बगल में एक नया काम शुरू कर सकते हैं। देश तो हमारा आपका है, केवल संघ का नहीं, सबका है। सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए आज जो हुआ, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के दायित्व पर आए, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।